हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं बायोलॉजी में क्लास 10 का पढ़ा रहा था उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर उत्सर्जित करते हैं। क्लियर। जिसमें किडनी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। और किडनी का आकार क्या होता है, किडनी का अध्ययन किस में करते हैं, किडनी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, पूरा A to Z मैंने सब कुछ किडनी से रिलेटेड सब चीज़ें बता दिया था कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, रक्त को छानने का काम कौन करता है, किडनी का वेट कितना होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या क्या होती है, सब A to Z मैं समझा चुका हूँ। इसका पहला पार्ट्स और दूसरा पार्ट्स मैंने 2 पार्ट्स अपलोड किया है उत्सर्जन तंत्र का। ये वाला वीडियो जो है कि लास्ट पार्ट है किडनी से संबंधित। इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि किडनी जो बनी हुई है ना, वो छोटे छोटे नेफ्रॉन से बनी हुई है। किससे? नेफ्रॉन से बनी हुई है। तो जो छोटे छोटे नेफ्रॉन है जो हमारी एक किडनी में, इनकी संख्या 10 से 12 लाख होती है ना। तो 10 से 12 लाख जो नेफ्रॉन होती है, उसमें से एक नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर में उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता कैसी है, उसकी संरचना क्या होती है, उसको क्या क्या हमारे वैज्ञानिकों ने उसको जूम आउट करके देखा। उसका स्ट्रक्चर जो दिखाई दिया नेफ्रॉन के, है ना, वो ये वाली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये वाली स्ट्रक्चर जो है कि एक नेफ्रॉन की है। किसकी है? एक नेफ्रॉन की है। आपको दिख रहा होगा कि चंदे के आकार का है और इसमें एक पाइप जुड़ी हुई है जो यू के आकार को आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो जो यू के आकार का है, ये एक नेफ्रॉन का संरचना है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो किडनी है उसमें 10 से 12 लाख जो नेफ्रॉन है ना, उसमें से एक नेफ्रॉन की संरचना ये वाली है। तो अब इसमें समझने वाले हैं कि आखिर में इस नेफ्रॉन की संरचना में क्या क्या होता है, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, ताकि ब्लड जो है कि छन जाता है और पेशाब यानी मूत्र का निर्माण हो जाता है। मैं आपके लिए एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं सेकेंड पार्ट वाले में ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जो नेफ्रॉन है ये क्या है। किडनी की इकाई है, यानी पूरी किडनी एक एक नेफ्रॉन से बनी हुई है, इसलिए इसको किडनी की इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनी की इकाई। यानी पूरी किडनी में, ठीक है, इन 2 किडनियों में सबसे ज़्यादा ये भरा हुआ है नेफ्रॉन। और वही नेफ्रॉन क्या काम करता है कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर में ये जो संरचना है, इस संरचना कैसे काम करती है। देखिए आपको ये जो चंद्रमा के आकार का संरचना दिख रहा है, अर्ध चंद्रमा, इसके आगे मैंने जो ये गोला गोला राउंड करके ये बनाया है, इसको बोलते हैं वोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? वोमेन संपुट। याद रखिएगा कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के आगे वाले हिस्से पे क्या है? वोमेन संपुट। ये वोमेन संपुट क्या होता है कि जब शरीर से ब्लड आता है, और कहाँ से आता है? तो रेनल आर्टरी यानी धमनी से ब्लड एंट्री करता है तो वोमेन संपुट में करता है। कहाँ करता है? वोमेन संपुट में। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नेफ्रॉन के आगे, ये है वोमेन संपुट। इसी में जब यहाँ से रेनल धमनी से जब ब्लड आता है, और वो ब्लड कैसा ब्लड होता है? तो ऐसा ब्लड जिसके अंतर्गत जो है कि वाटर यानी जल होता है, नमक होता है NaCl नमक, यूरिन और अन्य पदार्थ जैसे कि मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, तमाम तरह के बहुत सारे तत्व होते हैं, सब ये आते हैं। यानी जल, लवण, ठीक है, यूरिन और अन्य पदार्थ यानी तत्व वगैरह पूरा इस रेनल धमनी से प्रवेश करते हैं वोमेन संपुट में। क्या बोलते हैं? वोमेन संपुट में ये प्रवेश करते हैं। देखिए जो वोमेन संपुट होता है ना, ये भी एक प्रकार की कोशिका है। इस कोशिका को कहा जाता है पोडोसाइट्स। क्या कहा जाता है? पोडोसाइट्स। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए पोडोसाइट्स
किस प्रकार की कोशिकाओं को कहा जाता है, तो वोमेन संपुट वाली, क्योंकि ये सभी वोमेन संपुट बनाती है। तो वोमेन संपुट में क्या होता है कि रेनल धमनी से जब ब्लड आता है, कहाँ से आता है, रेनल धमनी से जब ब्लड आता है तो वोमेन संपुट में प्रवेश करता है। वोमेन संपुट क्या करता है, उसको अच्छे से छान लेता है, क्या करता है, छान देता है। ब्लड छानने के बाद वोमेन संपुट से पुनः वह वापस चले जाते हैं, रेनल शिरा से शरीर में वापस चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो वोमेन संपुट में ये जाली नुमा होती है, इसी में फंस जाते हैं। जैसे छननी आपने देखा होगा, छननी में चाय पत्ती फंस जाता है, बस वोमेन संपुट में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है सब फंस जाता है, और फंसने के बाद पुनः यह यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। जो अपशिष्ट पदार्थ फंसा हुआ है वो अंदर की तरफ जाएगा। अब बताइए, जैसे अपशिष्ट पदार्थ अंदर की तरफ जाएगा तो सब अपशिष्ट नहीं होते हैं, उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो भी इस वोमेन संपुट में फंस जाते हैं। अब इसकी जांच जो है कि ग्लोमेरुलस करता है। कौन करता है, ग्लोमेरुलस। ये जांच का मतलब ये है कि ग्लोमेरुलस जो है ना, कि वोमेन संपुट के अंदर ही होता है। ये जब फिल्टर कर रहा होता है, जब यहाँ से रेनल धमनी से ब्लड आती हैं, जब छन रही होती हैं तो ग्लोमेरुलस में ही फंस जाती हैं, यानी छोटे छोटे जो संरचना है वहीं पे फंस जाती है। तो ग्लोमेरुलस देखता है कि ये सब फंसी हुई हैं, इनको आगे भेज देता है। कहाँ भेज देता है, आगे की तरफ भेज जाता है। मतलब कि वोमेन संपुट से ब्लड आता है, छनने के बाद ग्लोमेरुलस चेक करता है और पुनः कहाँ भेज देगा, आगे भेज देगा। अगर ग्लोमेरुलस को लगता है कि इसमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो हमें ले लेना चाहिए, तो ग्लोमेरुलस निकाल लेता है। क्या करता है, निकाल लेता है। मतलब आप एक बात याद रखिए, छनने के बाद पुनः यहाँ पे भी छनता है। कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में। याद रखिएगा कि यानी किडनी के अंदर यानी नेफ्रॉन के अंदर वोमेन संपुट तो एक बार ब्लड को छान लेता है, छानने के बाद पुनः एक बार छानने का काम कौन करता है, तो ग्लोमेरुलस, है ना। वोमेन संपुट से छना, फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस जो है कि क्या करता है, उसको छान लेता है। जैसे छानेगा तो इसकी छानने की जो स्पीड होती है ना, 125 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में 125 ml ब्लड को छान देता है। कौन, ग्लोमेरुलस। इसका जो स्पीड की बात करूँ तो जो लंग्स है हमारा, लंग्स से भी 5 गुना तेज काम करता है। कौन, ग्लोमेरुलस। लंग्स से भी 5 गुना तेज ये काम करता है ग्लोमेरुलस। यह 125 ml 1 मिनट में ब्लड को छान देता है। कौन, ग्लोमेरुलस। पहले आया वोमेन संपुट में, वोमेन संपुट से छनने के बाद जब अंदर की तरफ जाता है तो ग्लोमेरुलस जांच करता है और फिर वो पुनः एक बार छानता है। क्या करता है, पुनः एक बार छानता है। छानने के बाद अब जो है कि अंदर की तरफ जाएगी। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना, ये जो है कि आपको यू के आकार की संरचना जो दिखाई दे रही है, इस यू के आकार की संरचना को बोलते हैं लूप ऑफ हेलने, है ना। लूप ऑफ हेलने यानी हेलने का झूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलने का झूला। ये लूप ऑफ हेलने जो है ना, ये हेलने का झूला बोलते हैं, जिसका आकार यू के आकार का है। आपको दिख रहा है ये यू के आकार का है। देखिए, जब यू आप बनाओगे तो एक आगे वाला हिस्सा होगा, एक पीछे वाला हिस्सा होगा। मतलब देखिए, अगर ये यू दिख रहा है आपको तो ये आगे वाला हिस्सा है और ये वाला पीछे वाला हिस्सा है। ठीक है, तो ये आगे वाला हिस्सा क्या होता है ना, PCT। क्या होता है, PCT। PCT का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब, है ना। प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब, PCT। तो आगे वाला हिस्सा होता है PCT और पीछे वाला जस्ट होता है, उसको बोलते हैं DCT। DCT यानी डायस्टल कन्वलेटेड ट्यूब, डायस्टल कन्वलेटेड ट्यूब। अब समझते हैं कि आखिर में PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब करता क्या है। देखिए, ये प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड जो ट्यूब है ना, जब यहाँ से प्रवेश करता है ब्लड छनने के बाद, तो इसमें जो है कि और भी कुछ न कुछ जो है कि ऐसे पदार्थ छूट जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। अब क्या होता है कि PCT क्या करता है कि वैसे पदार्थों को ये PCT भी छान लेता है। कौन कौन से पदार्थ, जैसे अमीनो एसिड। देखिए, जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, अमीनो एसिड में। तो हमारे शरीर के अंदर अमीनो एसिड तो चाहिए, बट ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। तो ये जो
पीसीटी है ना वो अमीनो एसिड को ले लेता है, निकाल लेता है, और कुछ ग्लूकोज बचे होते हैं उनको भी निकाल लेता है। जब ये पूर्ण रूप से पीसीटी में यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में सब कुछ छन जाता है तो फिर यह पहुंच जाता है डीसीटी के पास। कहाँ पे? डीसीटी के पास, यानी यहां से छनने के बाद पहुंचा है डीसीटी के पास। डीसीटी यानी डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब जो होता है ये क्या काम करता है कि इसके अंदर कुछ ऐसी बॉडीज होती हैं एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती है, वो भी ब्लड के साथ घूमती रहती है, उसको क्या करता है ये डीसीटी उनको निकाल लेता है। मतलब कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड को पीसीटी निकाल दिया है ना, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। और जो एक एंटीबायोटिक जो होती है ना, जो हमारे शरीर के अंदर जो दवाई वगैरह होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने जो दवा खाया वो दवा हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, जो ब्लड के साथ घूमती रहती है, तो उसका भी तो फिल्टर होगा। उसको कौन रोकता है? तो रोकता है डीसीटी, यानी एंटीबायोटिक को क्या करता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, यानी डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब जब पूरा छनने के बाद, पूरा ये प्रोसेस होने के बाद, ये एक डायफ्राम का स्ट्रक्चर है, पूरा प्रोसेस होने के बाद जो यूरिन है वो पूर्ण रूप से आ जाती है कलेक्शन डक्ट में। किसमें? कलेक्शन डक्ट में। और यहाँ पे इस रास्ते में केवल यूरिन ही होता है कलेक्शन डक्ट में। और ये यूरिन जो है कि अब यहाँ से जाएगा मूत्र वाहिनियों में। आपको मैंने बताया था कि मूत्र वाहिनियां क्या होती हैं, किडनी में आपको समझाया था। यहां से क्या होंगी कि पहुंच जाएंगी हाइलस, है ना, हाइलम, आपको बताया था हाइलम या हाइलस वाली जो रास्ता है वहां पे पहुंचेंगी कलेक्शन डक्ट से, और उसके बाद से मूत्र वाहिनियां में, फिर मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाएंगी। तो ये क्या था कि हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए। देखिए आगे जो अर्धचंद्र के आकार दिख रहा है, इसके आगे आपको ये गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, ये छननी है। क्या है? छननी है। इसका नाम है बोमेन संपुट। क्या नाम है? बोमेन संपुट। बोमेन संपुट जो है कि किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो पोडोसाइट से। किससे? पोडोसाइट से। जब यहाँ से रेनल धमनी से ब्लड एंट्री करता है तो यही बोमेन संपुट से छनने लगता है। छनने के बाद पुनः रेनल सिरा से वापस चला जाता है। लेकिन जब छन जाता है तो छनने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ भी बच जाते हैं जिनकी जांच करता है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस जब जांच करता है तो ये भी अपना कार्य करके उसमें से कुछ ना कुछ पदार्थों को छान लेता है। इसकी जो छानने की स्पीड है 125 ml पर मिनट, यानी लगभग जो है कि 1 मिनट में 125 ml ब्लड को क्या करता है? छान लेता है। यह लगभग लंग्स यानी फेफड़े से 5 गुना तेजी से छानता है। अब जैसे यहाँ पे छन गया, छनने के बाद जैसे आगे जाएगा तो आगे जाने के बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेलने, है ना, लूप ऑफ हेलने, यानी हेलने की झूला बोलते हैं। ये क्या है? ये यू आकार की होती है। तो यू का पहले वाला हिस्सा क्या होता है? पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये पीसीटी क्या काम करता है कि जब यहां से छनने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ बच जाते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ये पीसीटी उसे छान लेता है। ठीक है, फिर से छन गया। छनने के बाद अब कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो ब्लड के साथ मिक्स होती हैं, उसको डीसीटी निकाल लेता है। एंटीबायोटिक को कौन निकाल देता है? डीसीटी यानी डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बाहर निकाल लेता है। निकालने के बाद ये पहुंचती है कलेक्शन डक्ट में, और कलेक्शन डक्ट में जो प्योर होती है वो हो जाती है मूत्र, जिससे हम बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं? यूरिन। ये बात आपको समझ आ गई कि क्या हो गया? निर्माण यूरिन। अब देखिए, अब यहाँ पे ये निर्माण हो गया यूरिन की। अब बताऊं कि जो यूरिन बाहर निकलता है मूत्र, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? तो देखिए, जल 95%, यूरिया 2%, और जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, वो भी 2% होता है, और अन्य पदार्थ जो है कि 1% होता है। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए जो यूरिन होता है उसमें क्या क्या पदार्थ मिली होती है, तो आप कहिएगा कि जल 95%, यूरिया 2%, और जो लवण है वो भी 2%, और अन्य पदार्थ जो है कि 1% होती है। ये पूरा बाहर आती है। इनका पीएच वैल्यू होता है 6। क्या होता है? 6। इनका जो कलर है ना पीले कलर का होता है, यो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम
क्रोम के कारण होता है। जब आपने देखा होगा, जब आप कहीं रेलवे स्टेशन पे जाएंगे या कहीं ऐसे शौचालय वाले स्थान पे जाएंगे जहाँ पे गंध आता है, वो क्या है ना कि यूरिन जो बाहर आता है ना, वो 24 घंटे या 72 घंटे या 48 घंटे में वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में। किसमें? अमोनिया में, जिसके कारण हमें दुर्गंध यानी गंध आता है। क्लियर? तो गंध आता है किसके कारण? अमोनिया के कारण। अब देखिए आखिर में ये पर डे कितना निर्माण होता है, तो आप याद रखिएगा कि पर डे जो है ना कि 1.5 लीटर जो है कि मूत्र का निर्माण होता है। देखिए मूत्र 1.5 लीटर पर डे जो है कि निर्माण होता है, और वो निर्माण होने के बाद कहाँ इकट्ठा होता है, तो मैंने आपको बताया था यूरिन ब्लैडर में। और वहाँ पे लगभग स्टोर की क्षमता जो होती है ना, लगभग जो है कि मैं बात करूँ मेल की तो 800 ml, फीमेल की 500 ml, ठीक है। और जैसे ये लगभग 150 से 200 ml होगा तो हमें ऐसा एहसास होगा कि हमें बाहर निकालना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या था कि 1.5 लीटर पर डे बनता है। और देखिए अब ये पूरे एक दिन में कितना, ये जो है ना कि ये जो नेफ्रॉन है वो पूरे एक दिन में कितना ब्लड को फिल्टर करती है, तो याद रखिएगा 180 लीटर पर डे ब्लड को फिल्टर कर देती है ना, 180 लीटर पर डे ब्लड को फिल्टर कर देती है। ये जो हमारे पास जो किडनी है ना, वो अम्ल और क्षार को भी नियंत्रित करती है। क्या करती है? पीएच वैल्यू को कंट्रोल करके रखती है। क्या कर रखती है? कंट्रोल करके, वरना पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगी, क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी, अगर कम हो जाएगा तो एसिड की मात्रा हो जाएगी। तो दोनों को कंट्रोल करके रखता है ये हमारे पास जो किडनी है, ठीक है। अब आपने एक रोग सुना होगा गठिया, है ना, ज्वाइंट गॉट जिसको बोलते हैं, गठिया रोग। देखिए गठिया रोग क्या होता है ना कि जब हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कौन सी एसिड? यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड जो है कि छोटे छोटे दाने के रूप में होते हैं। जब लोग बुजुर्ग होने लगते हैं तो यूरिक एसिड का मान बढ़ने लगता है। तो जैसे आप बैठेंगे ना तो एकदम खटिए की तरह आवाज करेगा, चूं चूं, है ना, शरीर दर्द करने लगता है। मतलब जहां जहां ज्वाइंट्स है ना, जहां जहां ज्वाइंट्स है, अगर ऐसे करेंगे, ओरे बाप रे, है ना, ऐसे, तो ये पूरा जो आवाज है यहाँ पे आवाज करने लगता है। क्या होता है ये आवाज? क्योंकि ये जितने भी ज्वाइंट्स है ना, उस ज्वाइंट में छोटे छोटे यूरिक एसिड के दाने भर जाते हैं। किसके? यूरिक एसिड के दाने भर जाते हैं, जिसके कारण ये ज्वाइंट मूवमेंट्स नहीं करते हैं। क्या करते हैं? मूवमेंट नहीं करता, इसलिए दर्द होता है। तो उस समय उस रोग को बोलते हैं गठिया रोग। तो गठिया रोग किसके कारण होता है? तो आप याद रखिएगा, यूरिक अम्ल के कारण। यानी यूरिक अम्ल ज्वाइंट्स पे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि जो ये लूप ऑफ हेनले है, क्या है? लूप ऑफ हेनले है। ये पूरा आप देख रहे हैं कि लूप ऑफ हेनले जो है, इसका आगे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं? पीसीटी, पीछे वाले को डीसीटी। आपको समझ, पीसीटी का काम क्या है? तो अमीनो एसिड ग्लूकोज को छान लेना, और डीसीटी का काम क्या है? एंटीबायोटिक, यानी ऐसी चीजें जो हमने, मान लीजिए दवा मैंने खाया, वो दवा ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है, उसको भी छानने का काम कौन करता है? डीसीटी, है ना, एंटीबायोटिक उसको छान लेता है, ताकि हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उसको दूर किया जा सके, ठीक है। तो प्योर रूप से जो मूत्र होता है वो वाटर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पे? कलेक्शन डक्ट में स्टोर हो जाता है। उसके बाद वहां से चला जाता है कहाँ पे? मूत्र वाहिनिया में, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग से बाहर हो जाता है। अब देखिए जो लूप ऑफ हेनले है ना, यही जो ऊंट होते हैं, रेगिस्तान के ऊंट, उनमें ये ज्यादा बड़ी होती है। क्या होती है? ज्यादा बड़ी होती है। लूप ऑफ हेनले जो रेगिस्तान के ऊंट होते हैं उनमें ज्यादा बड़ी होती है। जब ज्यादा बड़ी होती है, जिसके कारण पानी का इकट्ठा इसके अंदर ज्यादा होता है। पानी क्या होता है? ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि जो रेगिस्तान के ऊंट होते हैं वो पानी अपने लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो नेफ्रॉन है, उसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, उसके अंदर पानी स्टोर करने की शक्ति ज्यादा है। और शक्ति ज्यादा है जिसके कारण वो क्या करते हैं? आराम से जीवित ज्यादा समय तक रहते हैं, है ना। यानी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे पानी वो इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले के अंदर जो होता है डिसेंडिंग लिम्ब, जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है, जिस तरह ऊंट जीवित रहते हैं। यही हमारे शरीर के अंदर यानी किडनी में भी हमारे पास भी ये लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ जो हेनले है ना, इसके अंदर डिसेंडिंग है, और डिसेंडिंग जो लिम्ब है ना, कभी कभी क्या होता है कि मानव शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी की कमी। ये पानी की कमी कैसे होती है? यही होता है कि जो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग है ना लिम्ब,
इसमें क्या होता है, ये इसका काम यही है कि पानी को एब्जॉर्ब करना, किसको, पानी को अवशोषित कर लेना। ये क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर, जिस इंसान को डिहाइड्रेशन हो जाता है उसके अंदर पानी का अवशोषण होता ही नहीं है। क्यों क्यों यही प्रॉब्लम आ जाती है, डिसेंडिंग लिम्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसके कारण पानी का अवशोषण नहीं होता है, जिससे उस व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर जो डिसेंडिंग लिम्स है वो नहीं एब्जॉर्ब करती है, पानी को अवशोषित ही नहीं करती है, अर्थात पूरा पानी बाहर निकल जाता है जिसके कारण पानी की कमी हो जाती है। अब देखिए एक बात और, आपने एक बीमारी नाम सुना होगा डायलिसिस, है ना। देखिए मैंने लिखा है डायलिसिस। डायलिसिस बीमारी जो है कि किडनी से संबंधित है। याद रखिएगा कि डायलिसिस बीमारी किससे संबंधित है, तो किडनी से संबंधित है ना। इसमें क्या होता है ना कि जब भी आपको डायलिसिस बीमारी हो जाएगी तो जो आपका अंदर अपशिष्ट पदार्थ है ना वो किडनी में छनने के बजाय किडनी से पहले छनने लगेगा, यानी किडनी के अंदर प्रवेश ही नहीं करेगा। मतलब कि ये बोमेन संपुट के रास्ते यहाँ पे आएगा नहीं और ये पूरा नेफ्रॉन के अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर ही फिल्टर होने लगता है। यानी किडनी के पहले ही ब्लड का फिल्टर होना कौन सी बीमारी है, डायलिसिस बीमारी है। डायलिसिस बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को अगर आप चाहते हो कि इलाज करवाएं तो बहुत महंगा कॉस्ट लगता है और ये इलाज भी इसका सही नहीं होगा। इसमें क्या होता है ना कि बड़ी एक मशीन होती है, एक इंसान को बीमारी जब ये डायलिसिस हो जाएगी यानी किडनी में ब्लड नहीं जाएगा और ब्लड किडनी के बाहर ही छनने लगता है, उस समय जो बीमारी होती है ये डायलिसिस होती है। तो डायलिसिस मरीज को क्या किया जाता है ना, उसके नस को होल करके नस के अंदर ठीक है ना, और डायलिसिस मशीन लगा के उसको मशीन के द्वारा फिल्टर किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबी प्रोसेस है, इसको हर बार डायलिसिस करवाना पड़ता है। ठीक है, हर बार डायलिसिस करवाना पड़ेगा वरना हमारे शरीर के अंदर ब्लड में गंदगी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जब पसीना आता है तो पसीना क्यों आता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तापमान ज्यादा हो जाती है। तो किडनी क्या करता है, उस तापमान को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन जो है कि उसको इंफॉर्मेशन देगा और पूरा टेम्परेचर पसीने के रास्ते बाहर निकल जाती है। जब पसीना बाहर आता है तो आपने देखा होगा उसका स्वाद अलग तरह का होता है। ठीक है, उसमें दुर्गंध आती है। तो अगर सोचिए अगर पसीना न आता तो वो पूरा दुर्गंध, पूरा अपशिष्ट पदार्थ वो शरीर के अंदर होता और ब्लड जो है कि खराब हो जाता, जिसके कारण हमारी डेथ हो सकती थी। क्योंकि ब्लड खराब हो जाएगा तो ब्लड काम नहीं करेगा जिसके कारण डेथ हो सकती है। तो ये क्या होता है ना कि पूरा जो नेफ्रॉन की प्रोसेस है, पूरा मैंने A to Z आपको पूरा नेफ्रॉन की प्रोसेस समझाया कि नेफ्रॉन कैसे काम करता है, यूरिन का निर्माण कैसे होता है। मैंने पूरा A to Z जो है कि आपको समझाया। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।